आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत और वीडियो क्रमांक 3 में अपना टॉपिक रहेगा वो है प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय के भेदों के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में और उसके 3 भेद बताए थे। पिछले वीडियो में मैंने इसके 3 भेदों के बारे में समझा था। पहला भेद था वो था कृत प्रत्यय। कौन सा था? कृत। दूसरा प्रत्यय है वो है तदित प्रत्यय और तीसरा प्रत्यय रहेगा वो रहेगा स्त्री प्रत्यय। कौन सा रहेगा? स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार ये प्रत्यय के 3 भेद हो गए, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद में जुड़ते हो, किसी धातु को जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कत्वा है, लेयप है, अनियर है, तुमुन है, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय मैंने समझाए थे। अब दूसरा भेद है तदित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय। तो इसका मतलब अर्थ होता है, इसकी परिभाषा होती है कि वो प्रत्यय जिनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाए वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और तीसरा भेद है स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा है कि वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में काम में लिया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है। तो अपन ने कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। आज हम तदित प्रत्यय के बारे में और स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तदित प्रत्यय समझा दिया कि किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद में ही लगता है। तो इसका भेद रहेगा वो पहला लिखते अपन समझेंगे मतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय रहेगा? मतुप प्रत्यय। अब मतु प्रत्यय में क्या है? अब इसकी सबसे पहले पहचान होती है कि इस प्रत्यय की पहचान क्या है। जैसे कत्वा प्रत्यय था तो इसमें तवा शेष रहता था, उसी प्रकार इस मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? मत शेष रहता है। और अब बात करें तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे शब्द है धन। कौन सा है? धन शब्द है। तो धन में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? मतु प्रत्यय जोड़ेंगे। तो अपन ने पहले ऊपर समझ लिया है कि इसमें शेष क्या रहता है? मत शेष रहता है। कैसे रहेगा? लेकिन इसका नियम है कि अकारांत शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? अकारांत शब्द हैं, उनका क्या हो जाएगा? जैसे वत जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? वत जुड़ जाएगा। और जो इकारांत हैं, शब्द के अंत में जो इकारांत आ जाए, उकारांत आ जाए तो उसमें मत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात आती है, अब इनके रूप तीनों लिंगों वाले चलते हैं। पुल्लिंग में अलग रूप होगा, स्त्रीलिंग में भी अलग होगा और नपुंसक लिंग में भी इसका रूप अलग चलेगा। जैसे अपने शब्द लिया धन धन मतुप, तो इसको जोड़ेंगे, संयोजित करेंगे तो ये हो जाएगा धनवान। क्या हो जाएगा? धनवान। दूसरा हो जाएगा धनवती। क्या हो जाएगा? धनवती। अब इसका तीसरा लिंग हो जाएगा धनवत। क्या हो जाएगा? धनवत। एक बात समझ में। अब पहली बात समझा दी मैंने कि ये अकारांत हैं और अकारांत के बाद मतु प्रत्यय हैं तो उसमें वत शेष रहता है। क्या लगेगा? वत शेष रहेगा। लेकिन इसको तीनों लेवल चलेंगे तो धनवान, धनवती और धनवत रूप बन जाएंगे। उसी प्रकार जैसे गुण है, कौन शब्द है? गुण धनवतुप है। तो वही मैंने ऊपर समझा दिया है कि अकारांत है तो क्या चलेगा? वत शेष रहेगा। कैसे रहेगा? वत। तो शब्द हो जाएगा गुणवान। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? गुणवान, गुणवती, गुणवत। ऐसे जो भी वाक्य हैं वो कौन से लिंग का है तो लिंग के अनुसार अपन का इस जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग करेंगे। और सीधा शब्द आता है कि गुणवान का प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। गुणवान का प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए तो क्या शब्द बनेगा? गुण धन मतुप। क्या बनेगा? गुण धन मतुप। तो ये आपका सही है। जैसे यहाँ पे गुणवती आ जाए तो भी गुण धन मतु बजेगा, गुणवत आ जाए तो
तो इनका प्रकृति पद विभाग होगा वो क्या होगा, गुण धन मतुप होगा। इसे को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये कौन सा लिंग का वाक्य है, तो लिंग के अनुसार इसमें वाक्य का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग का है तो गुणवान, स्त्रीलिंग है तो गुणवती और नपुंसकलिंग का वाक्य है तो गुणवत शब्द का प्रयोग करेंगे। अब अकारांत है, उसके बाद है ये शब्द है अनु। क्या शब्द है, अनु। दूसरा है श्री। क्या है, श्री। अब देखिए ये उकारांत शब्द है और ये इकारांत है। अब इकारांत और उकारांत है तो इसमें मत शब्द का प्रयोग होता है। मत या मान, मत या मान, वत या वान। ठीक, तो इसमें मतु प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा जोड़ेंगे, मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, हनुमान। क्या बन जाएगा, हनुमान। फिर स्त्रीलिंग में हनुमति, क्या रूप बनेगा, हनुमति। और नपुंसकलिंग रूप क्या बनेगा, हनुमत। आई बात समझ में। उसी प्रकार ये श्री है तो श्री में मतुप का प्रयोग करेंगे। किसका, मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, उकारांत है, इकारांत है। तो पहले उकारांत था, अब इकारांत है। तो इकारांत भी है तो मतुप का प्रयोग किसमें हो जाएगा, मान में हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, श्रीमान। क्या बनेगा, श्रीमान। दूसरा बने स्त्रीलिंग बनेगा वो श्रीमती। क्या बनेगा, श्रीमती। और श्रीमत बन जाएगा, श्रीमत का आदेश हो जाता है। इससे वाला पहला भेद था वो कौन सा था, मतु प्रत्यय। कौन सा है, मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय में वही मैं बता दिया है, अकारांत है तो वान वती वत लगाना है, और उकारांत या इकारांत है तो मान मति मत लगाना है। जैसे रूप है, रूप धन तो रूपवान, रूपवती, रूपवत। जैसे श्री है तो श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। इस प्रकार ये रूप बनेंगे। इसके आधार पर अपन दूसरे भी वाक्य कर सकते हैं। अब मतुप के बाद में तदित प्रत्यय का दूसरा भेद लेते हैं। वो रहेगा अपना तरप प्रत्यय लेते हैं। कौन सा प्रत्यय, तरप। और दूसरा लेते हैं तमप। कौन सा लेते हैं, तमप। ये भी तदित प्रत्यय हैं क्योंकि ये भी किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद में ही जुड़ते हैं। जैसे शब्द लेते हैं लघु। क्या लेते हैं, लघु हैं, श्रेष्ठ हैं। ठीक, अब इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान, दोनों प्रत्यय की पहचान क्या रहेगी। तो देखिए इस तरफ में तो शेष रहता है तरह। क्या शेष रहेगा, तरह। और तमप में शेष रहेगा तमह। देखिए ये शेष रहेगा, लेकिन इनके भी रूप में अब स्त्रीलिंग है तो अलग रूप चलेगा, पुल्लिंग है तो अलग चलेगा, और नपुंसकलिंग है तो भी अलग रूप चलता है। देखिए जैसे ये लघु शब्द है, ये श्रेष्ठ शब्द हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि तरप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तरप प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पुल्लिंग है तो तरह, स्त्रीलिंग है तो तरा। क्या जाएगा, तरा। और नपुंसकलिंग है तो तरम। क्या बन जाएगा, तरम। उसी प्रकार तम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो तमा, और नपुंसकलिंग है तो तमम रूप बन जाता है। अब वाक्य कौन से लिंग का है ये अपने को पहचान करनी होगी। पुल्लिंग है तो तरह, स्त्रीलिंग है तो तरा, नपुंसकलिंग है तो तरम। उसी प्रकार तम प्रत्यय है तो पुल्लिंग का है तो तमह, स्त्रीलिंग का है तो तमा, और नपुंसकलिंग का है तो तमप। अब तरप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है कि दो वस्तुओं में से, वो दो व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और तरप प्रत्यय का प्रयोग पंचमी विभक्ति में किया जाता है। कौन सी विभक्ति में किया जाता है, पंचमी विभक्ति में तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और तम प्रत्यय है इसका प्रयोग षष्ठी, कौन सी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है।
ये कारक संबंधी ज्ञान है, लेकिन हमने को जानकारी रखनी जरूरी है। तो तरफ प्रत्यय क्या होता है कि दो व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है, और तम प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी और सप्तमी में किया जाता है। तो अधिक में से, बहुत सारी वस्तुओं में से एक वस्तु को विशेष बताने के लिए, उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए उनमें तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब जैसे शब्द लेते हैं अपन लघु, क्या लेते हैं? लघु। तो लघु धन तरफ है, लघु धन तरफ है, तो शब्द क्या बनेगा पुल्लिंग में? लघु तरह। क्या बनेगा? लघु तरह। स्त्रीलिंग है तो लघु तरा। क्या शब्द बनेगा? लघु तरा। और नपुंसकलिंग का है तो लघु तरम, लघु तरम शब्द बनेगा। अब वाक्य पे ये रहता है कि वाक्य कौन से लिंग का है? पुल्लिंग है तो लघु तरह, स्त्रीलिंग है तो लघु तरा, नपुंसकलिंग है तो लघु तरम शब्द बनता है। उसी प्रकार अब इसका प्रयोग करते हैं तम प्रत्यय का, तो तम में क्या रहता है? तमह। अब जैसे ये श्रेष्ठ शब्द लेते हैं तो शब्द क्या बनेगा? श्रेष्ठ तमह। क्या शब्द बनेगा? श्रेष्ठ तमह, श्रेष्ठ तमा, श्रेष्ठ तमा। और नपुंसकलिंग है तो श्रेष्ठ तमम, श्रेष्ठ तमम शब्द का निरूपण होता है। ठीक है, तो तरफ में तरह शेष रहता है, तमप में तम, ये इसकी पहचान है कि कोई भी शब्द है जैसे गुरु तरह, क्या शब्द आ गया? गुरु तरह। तो इसका प्रकृति पर विभाग कीजिए तो गुरु धन तरफ हो जाएगा, गुरु धन तरफ हो जाएगा। इस शब्द का कौन सा उदाहरण है उनको देखते रहेंगे। यदि पुल्लिंग का है तो लघु तरह, स्त्रीलिंग है तो लघु तरा, और नपुंसकलिंग है तो लघु तरम हो जाएगा। आई बात समझ में? और इनका प्रयोग, तरफ प्रत्यय का प्रयोग पंचमी विभक्ति कहता है, क्योंकि बहुत सी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को प्रकट करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है, और तम प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में प्रयोग, दोनों विभक्तियों में किया जाता है। मतलब बहुत सी वस्तुओं में से किसी एक को विशेष बताना, एक की विशेषता बताना, वो वहाँ पर तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अपन इसके बाद में तीन प्रत्यय हो गए अपन तद्धित प्रत्यय का। चौथा प्रत्यय लेते हैं अब, वो रहेगा इनी। कौन सा रहेगा? इनी प्रत्यय। क्या रहेगा? इनी। इनी और ठन दो प्रत्यय साथ में लेते हैं, इनी और ठन। अब देखिए इनी में शेष क्या रहता है? इन शेष रहता है। इनी में क्या शेष रहेगा? इन शेष रहेगा। जैसे शब्द है धनीन। क्या शब्द है? धनीन। अब इसका प्रकृति पर विभाग कीजिए। क्या करेंगे? प्रकृति पर विभाग, तो शब्द क्या बनेगा? धन, धन, इनी। क्या बनेगा? इनी। क्यों? क्योंकि अपने पहले समझ रखा है कि इनी प्रत्यय है, इनका शेष क्या रहता है? इन। तो शब्द क्या बना? धनीन बना। क्या बना? धनीन बना। तो शब्द क्या हो गया? इसका प्रकृति विभाग करेंगे तो धन, धन, इनी। लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग करें इनी तो पुल्लिंग शब्द बनेगा, इसका वो बनेगा धनी। क्या हो जाएगा? धनी। जो छोटी है इकारांत है वो इकार बड़ी मात्रा हो जाती है, पुल्लिंग शब्द करेंगे। जैसे दंड, दंड, धन, इनी, दंड, धन, इनी। तो शब्द क्या बनेगा? दंडीन। क्या बनेगा? दंडीन। अब इसका पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? दंडी। क्या हो जाएगा? दंडी। क्योंकि ये दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? हस्व का दीर्घ इकारांत हो जाता है। आई बस में अब इसके साथ में कौन सा प्रत्यय है? ठन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो ठन में शेष क्या रहता है? ठ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ठ। लेकिन एक सूत्र है, उसके आधार पर ये ठ का ईक शब्द हो जाता है। क्या शब्द हो जाता है? ईक। क्या जाएगा? ईक। तो जैसे प्रयोग करते हैं, ये लेते हैं जैसे धन, धन, ठन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ठन। तो मैंने ऊपर बता दिया है कि इस ठन का शेष क्या रहता है? ईक शेष रहता है। कैसे रहेगा? तो शब्द क्या बनेगा? द। शेष कौन सा रह गया?
तो धनिकः क्या हो जाएगा, धनिकः। बस समझ आ गई। इसका इकारण हो जाता है, लेकिन इसमें ये क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा पुल्लिंग होते ही। क्या हो जाएगा, जैसे इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसे सीता है, क्या है, सीता शब्द है, तो इसमें जरूर नहीं, क्योंकि ये जैसे पुल्लिंग शब्द है, जैसे राम है ये पुल्लिंग है, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो राम में विसर्ग है और स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं है। तो इसी प्रकार ये पुल्लिंग तो है, लेकिन विसर्ग क्योंकि इकारांत इसलिए विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब धन धन इनी ठन शब्द है, तो ठन में शेष क्या रहेगा, एक शेष रहेगा, तो शब्द क्या बनेगा, धनिकः। क्या बनेगा, धनिकः। उसी प्रकार दंड धन ठन, दंड धन ठन, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, दंडिकः। क्या बनेगा, दंडिकः। वहाँ पे दीर्घ मात्रा हो रही है, लेकिन इसमें इकः शेष रहता है। क्या शेष रहता है, पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि तो नियम ही है, अकारण के बाद विसर्ग लगता ही है, अब इकारण के बाद विसर्ग नहीं लगता है। इस प्रकार बहुत से उदाहरण हैं जो अपन अपनी किताब में देख करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है योग, क्या दिया हुआ है, योग, योग धन ठन, तो शब्द क्या बनेगा, योगिकः। क्या बनेगा, योगिकः। क्या शब्द बनेगा, योगिकः। अब ये शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया, जैसे आ गया शर्मिकः। क्या हो गया, शर्मिकः, ये शब्द आ गया शर्मिकः। तो इसका प्रकृति पर विभाग कीजिए, तो अपने को पता होना चाहिए कि ठन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, एक शेष रहता है। क्या शेष रहेगा, एक। तो ये क है, तो ये आ रहा है, तो शब्द क्या बनेगा, उसका प्रकृति पर विभाग करेंगे तो शर्मधन ठन। क्या बनेगा, मूल प्रत्यय कौन सा है, ठन है, एक तो शेष रहता है, लेकिन शेष जो मूल प्रत्यय है वो लिखा जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर इन्हीं और ठन प्रत्यय के बारे में समझा। अगला प्रत्यय रहेगा अपने इस तदित प्रत्यय के 5 प्रत्यय हो गए। कितने प्रत्यय हो गए, 5 प्रत्यय हो गए। अब छठा और सातवां प्रत्यय, छठा और सातवां प्रत्यय रहेगा अपना तमम और तल। कौन सा प्रत्यय रहेगा, अगला प्रत्यय कौन सा रहेगा, तव और तल, तव और तल, तव और तल प्रत्यय, ये 2 प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं, 2 प्रत्यय हैं। तो इस पहले वाले प्रत्यय को समझेंगे कि इसमें क्या शेष रहेगा, शेष तब ही रहेगा। क्या शेष रहेगा, तब, और इस तल में त शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, तल शेष रहेगा। अब देखें, जैसे शब्द बनता है, दीर्घ लेते हैं, शब्द क्या लेते हैं, दीर्घ। अब इसमें तब प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो शब्द क्या बनेगा, क्योंकि इसके रूप है वो नपुंसक लिंग में चलते हैं। किसमें चलेंगे, नपुंसक लिंग में, तो इसका रूप हो जाएगा दीर्घत्वम। क्या हो जाएगा, दीर्घतमम हो जाएगा, दीर्घतमम, क्योंकि इसमें तम नपुंसक लिंग होते ही वो तमम हो जाएगा। तीसरे दूसरा उदाहरण रहेगा, जैसे मम धन तव, मम धन, तो शब्द बनेगा ममत्व। क्या बनेगा, ममत्वम। क्या बनेगा, ममत्वम। किसमें, तो नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करेंगे, तव प्रत्यय का प्रयोग किसमें करेंगे, नपुंसक लिंग शब्द बनेगा, तो वो हो जाएगा, इसे शेष तो तब ही रहेगा, लेकिन इसमें इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में ही किया जाता है, इसलिए शब्द बनेगा दीर्घत्वम ममत्वम। क्या बनेगा, दीर्घत्वम ममत्वम। इसके बाद तुलनात्मक करते हैं हम तल का। अब तल में शेष क्या रहता है, तो कैसे रहता है, लेकिन तल प्रत्यय का जो प्रयोग करेंगे वो स्त्रीलिंग हो जाता है। तल प्रत्यय का प्रयोग होते ही वो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जैसे जन धन तल, जन धन तल। अब आगे बता दिया कि तल में कैसे रहता है, तो कैसे रहता है, तल, तर रह गया, लेकिन ये इसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, इसलिए इसका सूत्र बंद करके टाप प्रत्यय के अनुसार इसका हो जाएगा जनता। क्या हो जाएगा, जनता। ठीक है ना, जैसे महत, महत धन तल,
महत धन तल तो हो जाएगा महता, क्या हो जाएगा महता। फिर दीर्घ धन तल है तो हो जाएगा दीर्घता, क्या हो जाएगा मम धन तल है तो हो जाएगा ममता, क्या हो जाएगा ममता। उसी प्रकार जैसे देव शब्द है देव धन तल, देव धन तल तो शब्द बनेगा देवता, क्या हो जाएगा देवता। क्यों, इससे देव क्या है पुल्लिंग है, देव शब्द क्या है पुल्लिंग है, लेकिन ये तल प्रत्यय जुड़ते ही, क्योंकि ये इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है, जितने भी शब्द हैं ममता है दीर्घता है जनता है वो सारे यदि तल प्रत्यय जुड़ के पीछे तो वो स्त्रीलिंग के रूप कहलाते हैं, क्योंकि लिंग पहचान करने के लिए भी आता है प्रश्न कई प्रकार के। तो जैसे देवता शब्द आ गया तो देव तो पुल्लिंग है ही है, लेकिन इसमें तल प्रत्यय जुड़ गया तो ये शब्द क्या बन गया देवता, क्या बन गया देवता। और तल प्रत्यय जुड़ते ही ये इसका लिंग कौन सा हो गया, लिंग परिवर्तन होकर के ये शब्द स्त्रीलिंग बन गया, क्या बन गया। तो ये सारे शब्द हैं जनता महता देवता, ऐसे एकता क्या है एकता, तो इसमें वही एक धन तल, एक धन तल तो ये शब्द बन जाएगा एकता। तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो तल प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। अब अपन अगला भेद, तो अपने तदित प्रत्यय के बारे में 6-7 भेदों के बारे में अपन ने यहाँ पर समझा है। अब अगला प्रश्न भेद है, मुख्यतः भेद है वो तीसरा भेद है, वो है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय हमारी संस्कृत भाषा में दो ही हैं, कितने हैं दो हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो है टाप, कौन सा है टाप, और दूसरा है नीप प्रत्यय, कौन सा है नीप प्रत्यय। दो के बारे में समझ रहे हैं अपन। अब स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं कि वे प्रत्यय जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में, वे प्रत्यय जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम में स्त्री प्रत्यय दो ही हैं, टाप और नीप है। तो टाप में आ शेष रहता है, क्या शेष रहता है आ, और नीप में ई शेष रहता है, क्या शेष रहेगा ई शेष रहेगा। आई बात समझ में। अब जैसे बालक, क्या शब्द है बालक। अब बालक क्या है पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है, तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे टाप प्रत्यय, तो शब्द बनेगा बालिका, क्या शब्द बनेगा बालिका। आई बात समझ में, क्योंकि क्या शेष के टाप में क्या शेष रहता है आ, तो ये क्या हो गया क का हो गया का, और बालक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया बालिका। अब इसी का दूसरा भेद है नीप प्रत्यय, इसमें ई शेष रहता है, क्या शेष रहता है, जैसे शब्द है किशोर, क्या है किशोर। अब इसमें नीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें ई शेष रहता है, तो शब्द क्या हो जाएगा किशोरी, क्या जाएगा किशोरी हो जाएगा। अब बस में अब अगला जैसे उदाहरण है अपने, जैसे अज, क्या है अज धन टाप, अज धन टाप, तो शब्द क्या बनेगा अजा, क्या बनेगा अजा। है बस में। फिर है जैसे कुमार, क्या है कुमार, और इसमें टाप प्रत्यय जुड़ता नहीं है तो क्या हो जाएगा कुमारा, तो कुमारा को मूल शब्द नहीं बनता है, तो इसमें नीप प्रत्यय आएगा, कौन सा है नीप, तो क्योंकि इसमें ईश रहता है तो शब्द क्या बनेगा कुमारी, क्या बन जाएगा कुमारी। इसमें अजा, इसमें टाप प्रत्यय हो गया, कुमारी, इसमें भी क्या हो गया नीप प्रत्यय। तो अपने दो भेद हैं टाप और नीप है। ऐसे बहुत सारे शब्द है, अश्वधन टाप तो अश्वा, ठीक है ना, किशोर है किशोरी, बालक है तो बालिका, अज है तो अजा, कुमार है तो कुमारी, बहुत सारे हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, जैसे जैसे कारक है तो कारिका, चटक वत्स है तो वत्सा, और इन प्रत्यय के आधार पर ही जैसे अपने एक समास है द्विगु समास, कौन सा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिलोक, कैसा बनता है त्रिलोक, पंचवटः, पंचवटः, बहुत से शब्द ऐसे। तो इनमें यदि नीप प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा त्रिलोकी, क्या हो जाएगा
त्रिलोकी। अब इसमें भी नीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या शब्द बन जाएगा? पंचवटी। क्या बन जाएगा? इसलिए इन प्रत्यय में द्विगु समास है, उसमें भी नीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो अपने व्याकरण किताब में अच्छी तरह से और दिया हुआ है। तो आज अपन ने इस वीडियो में दूसरा भेद प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के भेद के बारे में पढ़ा है अपन ने, और स्त्री प्रत्यय के बारे में अपन ने अच्छी तरह से समझा है। अब इसके बाद में इस प्रत्यय के आधार पर ही आपको अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न करने के लिए कुछ मैं PDF के रूप में आपको भेजूंगा, उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हुए लिखना है। धन्यवाद।